गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अधिकारों का अर्थ, उनका महत्व और समानता के अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर बातचीत की गई है। इसमें अनुच्छेद 19 मैंने लिखा 6 अधिकारों की रक्षा करने वाला अनुच्छेद है। ये जो हमें 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, उनकी रक्षा करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। और इस पर प्रश्न भी ये आता है कि अनुच्छेद 19 किन 6 स्वतंत्रताओं का समूह है, उनका उल्लेख कीजिए। उसमें पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति को दर्शाने, अपना मत व्यक्त करने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, ये कुछ अधिकार इसमें सम्मिलित हैं। राज्य यानी सरकार जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये प्रतिबंध लगाने के आधार भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत व्यवहार, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा स्वतंत्रता है हमारी, वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन का अधिकार सम्मिलित है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ये गौर कीजिएगा इस बात पर कि स्ट्राइक जो होती है, हड़ताल जो होती है, उसका अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन का निर्माण कर सकते हैं। इन सभी स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध की बात मैंने कही, विचार अभिव्यक्ति की, वही सब पर लागू होती है। राज्य की सुरक्षा, एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों से जो हमारे मित्रवत संबंध हैं, सार्वजनिक आदेश हैं, न्यायालय की अवमानना इत्यादि बिंदुओं के आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में कहीं पर भी अबाध विचरण करने का अधिकार। इस पर भी प्रतिबंध लगाने के 2 आधार हैं। आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का हित को देख कर के जो है वो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर भी
प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया था। निवास करने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता है। इसके दो भाग हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, और देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है वहाँ बसना, घर बनाना या स्थायी रूप से निवास करना। ये अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। और छठी स्वतंत्रता है व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस पर भी जो है तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकती है सरकार। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। बाकी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने, व्यापार शुरू करने का उसको अधिकार है। इन अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। यदि महिलाओं या बच्चों का नैतिक रूप से कोई दुरुपयोग होता है या उन्हें खतरनाक कामों में लगाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दे रहा है। नेक्स्ट इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 बातें हैं। पहली बात है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा और उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। इसका मतलब साधारण शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो ये कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को हम तब तक दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसने प्रवर्त यानी लागू किसी कानून या विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरी बात है दोहरी क्षति नहीं। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। तीसरा बिंदु इसमें है स्व अभिशंसन नहीं। इसका मतलब है किसी अपराध के लिए अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों बातें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। इसका मूल आपको ध्यान में रखना है कि दोष, जब कोई अपराधी को दोषी ठहराया जाता है तो उसको ये संरक्षण मिले हुए हैं कि पहली बात उसने साफ कही है कि जब तक व्यक्ति दोषी नहीं है, जब तक कि उसने विद्यमान या लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही सजा मिलेगी और अब व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु है हमारा अनुच्छेद 21 जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 है और ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित कर रखी है उसी के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन से अलग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके संबंध में 1950 का जो गोपालन मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की और इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की उचित प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता
एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 1978 में मेनका गांधी का जो विवाद था उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने गोपालन विवाद में दिए गए फैसले को पलट दिया और ये व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेनका गांधी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कानून के साथ साथ विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके विरुद्ध भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान की है। अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसके अंतर्गत जो है कुछ अधिकार और इसमें स्थापित हुए जिसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे रात देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, ऐसे बहुत सारे बिंदु अनुच्छेद 21 में समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है। वर्ष 2003 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था उस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया है। ये अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो इसी में शिक्षा को जोड़ करके ये और महत्वपूर्ण हो गया कि व्यक्ति के जीवन को के साथ साथ व्यक्ति की शिक्षा को भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 22 जिसमें निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के विरुद्ध व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है तो पहली बात बिना सुनवाई के उसे दंड नहीं दिया जाएगा, उसकी सुनवाई न्यायालय में की जानी जरूरी है। और इस अनुच्छेद के दो भाग हैं अनुच्छेद 22 के, पहला जो साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और दूसरा निवारक हिरासत से संबंधित है। तो साधारण कानून का मामला तो आप जानते हैं कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसा उसे सूचित किया जाना जरूरी है। दूसरा विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार, यानी व्यक्ति अपना वकील कर सकता है और 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सामने उसे पेश किया जाना जरूरी है। और अगर दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार दिया है। ये साधारण कानूनी मामले के अंतर्गत है। जबकि जो निवारक कानून है उसमें यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस व्यक्ति की हिरासत 3 महीने तक हो सकती है, यानी वो 3 महीने तक उसको बिना सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। ऐसे निवारक निरोध कानून जो हैं वो व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपराध ना करे उससे पहले ही उसे उस अपराध से निवारक के रूप में रोकने के लिए उसे जो है वो कारागार में डाल दिया जाता है। और न्यूनतम 3 महीने तक तो प्रावधान नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भारत में अब तक जो निवारक निरोध कानून बने हैं उसके अंतर्गत 1971 का मीसा मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 1974 का कोफे पोसा विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, 1980 का एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1985 का टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985,
टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 और 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया गया था, जिस इन कानूनों का उद्देश्य निवारक निरोध कानून के रूप में काम करना था, जिससे कि व्यक्ति को अपराध करने से रोका जा सके। तो देखिए, इस अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हमने जो स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की है, इसे आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में लिखने में आसानी होगी और आप इसे लंबे समय तक याद भी रख सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।